हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। ओके, हम लास्ट क्लास में क्या पढ़े थे? प्रोजेक्टाइल फ्रॉम टावर। मैं आपको बताया था कि कुछ न्यू टॉपिक नहीं है। प्रोजेक्टाइल कुछ न्यू लग रहा है क्या? नहीं ना। जो हम लोग मोशन इन 1D पढ़े थे उसी को बस दो अलग अलग डायरेक्शन में सॉल्व करना है, राइट? हमने मान लिया कि किसी एक स्ट्रेट लाइन मोशन में पढ़ा था, एक्स में या वाई में। जब हम लोग बात करें प्रोजेक्टाइल का मोशन इन 2 डायमेंशन में, तो हमको एक्स में सॉल्व करना है, वाई में सॉल्व करना है, और कुछ भी नया नहीं है, राइट? सो हमने आपको लास्ट में कुछ क्वेश्चन दिया था, उस क्वेश्चन के सॉल्यूशन मैं आपको पीडीएफ में अवेलेबल करवा दिया। सो उसको मैं क्लास में डिस्कस करने वाला नहीं हूँ, बेकार टाइम वेस्ट होगा। सो कुछ क्वेश्चन से मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ, बेसिक बेसिक क्वेश्चन कराता हूँ। चलो एग्जाम्पल लेते हैं। टावर, हमारे पास एक टावर है, कुछ भी हाइट है इसका। हमने टावर से 3 बॉल्स ए बी सी को ड्रॉप किया। 3 बॉल्स ए बी सी were dropped from a tower simultaneously, right? 3 balls, masses of balls are MA, MB and MC. Masses of balls are MA, MB and MC. If time taken by balls to reach the bottom of tower, are TA, TB and TC respectively. Question clear है? We have 3 balls having different masses MA, MB and MC. They have been dropped. मैं बोल रहा हूँ ये ड्रॉप किया गया। They have been dropped from a top of a tower. यहाँ से इसको ड्रॉप किया। 3 balls A, B, C were dropped simultaneously, and time taken by ball to reach the bottom of tower is TA, TB, TC respectively. Then which of the following is correct? मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ। Which of the following is correct? Then which of the following is correct? कौन सही है? आपको मास का रिलेशन दिया हुआ है। MA is greater than MB is greater than MC, and you have to ignore any force other than gravitational force by Earth. अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा और किसी भी फोर्स को आपको इग्नोर करना है, तो कौन करेक्ट है? हो गया ना? ओके, चलिए मैं करता हूं। सो टाइम पूछा है नहीं, तो अगर हम मान लीजिए मेरा पॉजिटिव है, यू क्या है? 0। ये डिस्प्लेसमेंट इन y क्या हो जाएगा? h। सो y इक्वल टू, ये मोशन इन 1D का क्वेश्चन है, 2D का नहीं है, कंफ्यूज मत करना। बस ऐसे कुछ प्रैक्टिस करवा रहा हूँ वार्म अप के लिए। y इक्वल टू UYT प्लस हाफ AYT स्क्वायर। यहाँ पे y क्या है? h, UY 0 और AYG पॉजिटिव और नीचे है। ये हम आपको डिराइव करवा चुके हैं। ये करवाए थे ना जब हम लोग पढ़े थे, पूरा एक लेक्चर पढ़े थे मोशन अंडर ग्रेविटी। वहां पे मैंने आपको ड्राइव किया था T इक्वल टू √2h/g। तो कहीं मास तो पिक्चर में नहीं आया। कहीं मास पिक्चर में आया क्या? नहीं आया। आया क्या? नहीं। सो टाइम मास पे डिपेंड नहीं करता है, तो टाइम क्या होगा? सेम। TA इक्वल टू TB इक्वल टू TC। ओके, नेक्स्ट थिंग अगर मैं दे दूं, इफ दे हिट द ग्राउंड,
सब बेसिक क्वेश्चन है। इफ दे हिट द ग्राउंड, if they hit the ground with a speed VA, VB, VC respectively. Question clear है? We have three balls A, B, C having masses MA, MB, MC were dropped simultaneously from top of the tower and they hit the ground with a speed VA, VB, VC respectively. Then which of the following is correct? Then which of the following is correct? कौन सही है? फटाफट, अगर वो ग्राउंड हिट पे हिट करता है तो स्पीड VA, VB, VC रिस्पेक्टिवली, देन कौन करेक्ट है? जल्दी हो गया? अगेन ये मैं आपको करवा चुका हूं, मैं फिर से कर दिखा रहा हूं। विल यूज थर्ड स्टॉप मोशन, नहीं डायरेक्ट कोई u0 मालूम है, v निकालना है तो, और डिस्प्लेसमेंट मालूम है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। सो यहां पे होगा v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर, a यहाँ पे g पॉजिटिव है और डिस्प्लेसमेंट s पॉजिटिव, नीचे को पॉजिटिव मान लिया आसानी से। अब मैं नहीं बताऊंगा, ऐसा बहुत बार बता चुके हैं। So v equal to under root 2gh because u 0 है। They have been thrown simultaneously। ठीक है? So v equal to under root 2। यहाँ फिर से मास पिक्चर में आया क्या? फिर से मास पिक्चर, और एक क्वेश्चन में दिया हुआ है टू इग्नोर एनी फोर्स अदर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। तो मास पिक्चर में नहीं आया, मींस तीनों से। कोई डाउट नहीं? ओके। अब अगर इसी में कह दें फिर से, एयर exerts constant resistance force in upward direction। Air exerts constant resistance force in upward direction। And TA, TB, TC are time taken by balls to reach the ground। TA, TB, TC are time taken by balls to reach the ground, then which of the following is correct? फटाफट, हमने क्या दिया क्वेश्चन? We have three balls having masses MA, MB and MC। They have been thrown simultaneously from top of a tower। Air exerts constant resistance force on each ball। If TA, TB, TC are time taken by ball to reach the bottom of tower, then which of the following is correct? A, B, C। फटाफट फटाफट हो गया? गलती कर गए ना? चलो मैं करता हूं। क्या हुआ? अच्छा, एयरफोर्स, हाँ एयरफोर्स दिल्ली में लगाता है, हम उसको इग्नोर कर रहे थे अभी तक, बट अब थोड़ा प्रैक्टिकल केस लिए। इनफैक्ट कांस्टेंट फोर्स नहीं है, चलो लेकिन मान रहे हैं हम कि कांस्टेंट फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में दे दिया। अब बताओ, हमको टाइम निकालना है, फिर से लिखते हैं S इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। फिर से अगर हम ये लिखें, अब y में लिखना है, नीचे पॉजिटिव मानते हैं, डिस्प्लेसमेंट y या h इक्वल टू u तो 0 ड्रॉप किया है प्लस हाफ। अब a इक्वल टू g होगा क्या? कुछ होगा, देखते हैं क्या होगा। तो t इक्वल टू हो गया अंडर रूट 2h बाई ए।
राइट। अब टाइम क्या हो गया, √2h/8, और यहां पे ए जी के इक्वल नहीं है। क्यों? क्योंकि अब सिर्फ फोर्स एम जी नहीं है, अब ये भी फोर्स लगा रहा है। अगर हम बॉल पे देखें, उस बॉल पे एक अर्थ का फोर्स एम जी है और एक एयर का फोर्स कुछ एफ है, तो उस पे हम नीचे पॉजिटिव माना है, तो नीचे की डायरेक्शन में नेट डाउनवर्ड फोर्स क्या है, एम जी माइनस एफ, बिकॉज हम नीचे पॉजिटिव माना है, इसलिए इसको इस तरह से पॉजिटिव लिखे एम जी को, एम जी माइनस एफ। तो इसका नीचे का डायरेक्शन क्या होगा, फोर्स बाय मास mg माइनस एफ बाई एम। सो एक्सीलरेशन हो गया g माइनस एफ बाई एम। फोर्स तीनों पे सेम लगा, मैंने क्वेश्चन में दे दिया, एयर एक्सर्ट्स कांस्टेंट रेजिस्टेंस फोर्स, तो F तीनों का सेम है, सो A हो गया G माइनस एफ। अब आप बताओ, जिसका A ज्यादा होगा उसका टाइम कम होगा, बिकॉज यहां पे A नीचे में है। अब बताओ, मास बढ़ने से F बाय एम घटेगा, अरे हाँ या नहीं? मास बढ़ने से F बाय एम डिक्रीज करेगा, ये अगर बढ़ाएंगे तो ये पूरा टर्म डिक्रीज करेगा, और ये जब डिक्रीज करेगा तो एक्सीलरेशन बढ़ेगा। एम आई क्लियर? अगर हमने मास को बढ़ाया, m बढ़ा दिया, तो F बाय एम क्या हो जाएगा, छोटा, और जब F बाय एम छोटा होगा तो ये होल टर्म क्या होगा, बड़ा। मीन्स मास अगर हमने बढ़ा दिया तो A बड़ा हो गया, और A बड़ा होने से टाइम घट जाता है। मीन्स जिसका मास ज्यादा है उसको टाइम कम लगेगा, हाँ नहीं? When we considered only Gerser force, वहां पे मास पिक्चर में नहीं आया, and time of fall was √2h/g. It was independent of mass, so we got Ta equal to Tv equal to Tc. But if we consider air force, and according to question, we have been given that air exerts constant resistance force. So this F is constant, so A will be equal to, in vertical downward direction, G minus F by F. अरे यार mg नीचे है, F ऊपर है, तो नीचे अगर पॉजिटिव फोर्स देंगे तो क्या होगा, mg माइनस F, हाँ या नहीं? सो हो गया mg माइनस F, तो G माइनस F बाय M। सो A हो गया G माइनस F बाय M। M बढ़ने से F बाय M घट गया, सो A बढ़ गया। M बढ़ा, ये डिक्रीज किया, A बढ़ा, और A बढ़ने से टाइम घट जाता है, जिसका मास ज्यादा उसका टाइम कम। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दिया हुआ है, मतलब टाइम का रिलेशन इसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा, हाँ या नहीं? ठीक से देखो, दिक्कत बोलो फटाफट। कोई दिक्कत नहीं? M बढ़ने से T डिक्रीज करता है, जिसका मास ज्यादा उसका टाइम कम। क्लियर? ओके। अब लगे हाथ, मैंने आपको टेस्ट में क्वेश्चन दिया था, बहुत लोगों को डाउट था। डैश को चलो टेस्ट पेपर डिस्कशन में आ जाएगा, मैं छोड़ देता हूँ। आज मैंने हिंट कर दिया, आप लोग ट्राई करना है। टेस्ट में क्वेश्चन था ना, इफ वी कंसीडर एयर फोर्स देन यू हैव टू कंपेयर टाइम ऑफ असेंट एंड टाइम ऑफ डिसेंट। आपको खुद से ट्राई करना है। आज मैंने हिंट किया, अदरवाइज फिर तो हम टेस्ट पर सोल्यूशन आपको देंगे, ठीक है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन, tower of height h, and three balls were thrown, three identical balls were thrown simultaneously from top of the tower as shown in figure.
if they strike ground with VA, VV and VC, then which of the following is correct? Which of the following is correct? Then which of the following is correct? Option A. VA equal to VV equal to VC. Speed है सारा. VA greater than VV greater than VC. VA less than VV less than VC. इसके लिए मैं इस क्वेश्चन का प्लॉट आपको तैयार करा रहा था अभी तक. सो एक हमने A को ऐसे फेंका U से, B को वर्टिकली अपवर्ड फेंका U से, और C को वर्टिकली डाउनवर्ड फेंका U से. Ball A, B and C were thrown simultaneously as shown in figure. A has been thrown horizontally with speed U. B has been thrown vertically upwards with speed U. And C has been thrown vertically downwards with speed U. Then which of the following is correct? फटाफट फटाफट करो, फटाफट. हो गया क्या? जल्दी करो यार, इस क्वेश्चन में इतना क्या टाइम लगने का है? जल्दी कर. आज प्रोजेक्टाइल कंप्लीट करने की कोशिश करना है. ओके चलो मैं कर रहा हूं. देखो एक तो इसको हम लोग पढ़ेंगे वर्क ऑफ एनर्जी, वो कहां से बन जाएगा, बट हम लोग वो तो पढ़े नहीं है. सो अभी हम लोग लिख रहे हैं काइनेमेटिक्स को. विल यूज v स्क्वायर. अच्छा इसका पाथ क्या होगा? B और C का स्ट्रेट लाइन और A का पाथ पैराबोलिक. ये पाथ क्या होगा? A का पैराबोलिक. नहीं यहां पिछले क्लास में किए थे. तो इसके वजह से दो कंपोनेंट होगा Vx एंड Vy. Vx में कोई चेंज नहीं होगा. फॉर A लिख रहे हैं हम लोग, फॉर A. जब वो नीचे आएगा इसके V का दो कंपोनेंट कुछ ऐसा आएगा. V का दो कंपोनेंट Vx एंड Vy कुछ ऐसे आएगा. Vx क्या होगा? U. मैं ऑप्शन मिटा रहा हूं ताकि मैं अच्छे से दिखा पाऊं आपको. मैं ऑप्शन को मिटा रहा हूं, क्वेश्चन मिटा रहा हूं. ध्यान दीजिए इधर हमने बॉल को थ्रो किया है इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. सो जब बॉल नीचे आएगा इस पॉइंट पे इट विल हैव x एज वेल एज y कंपोनेंट, Vx एंड Vy. x में कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है. हमने बॉल को हॉरिजॉन्टली u से फेंका तो उस u को कोई चेंज करने वाला फोर्स नहीं है. सो Vx इक्वल टू u एंड Vy क्या होगा? अभी निकाले √2gh. यस और नो? If we use equation of motion in y direction, Vy square equal to Ey square plus 2Ay into y. Right? पिछले हम लोग पढ़े थे. Ay है component of एक्सेलरेशन in y direction. अब Ay कितना दिया हुआ है? g और y कितना दिया हुआ है? h. So और Ey क्या है? 0. Because ball has been thrown simultaneously. Sorry, ball has been thrown horizontally. So Ey 0 हो गया तो हो गया √2gh. So v हो गया √vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर. ओके. अब अगर हम b और c के लगाएं तो फॉर b अगेन vy तो सिर्फ y होगा इक्वल टू ey स्क्वायर प्लस 2gh. और ey इसके लिए प्लस u है, इसके लिए माइनस u. अगर हम इसको पॉजिटिव मान लेते हैं तो इनफैक्ट हमने इसको मान लिया पॉजिटिव. सो उस केस में यहां पे Ey क्या है? प्लस u. और यहां पे Ey क्या है? माइनस u. सो Ey स्क्वायर हो गया u स्क्वायर. इसके लिए भी होगा u स्क्वायर, इसके लिए u स्क्वायर. तो दोनों के लिए b एंड c दोनों के लिए Vy स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh. सो Vy इक्वल टू अंडर रूट दिस. और इसका Vx तो 0 है बिकॉज़ x में कोई चेंज दिया ही नहीं.
So ultimately VB equal to VC is equal to again under root U square plus 2GH. Hopefully I am clear. हमने A को X में वेलोसिटी दिया और Y में अर्थ का वेलोसिटी आ गया ड्यू टू पुल ऑफ गैरेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ. X में हमने U दिया था और Y में यहाँ पे आएगा अंडर रूट 2GH. सो V का जो मैग्नीट्यूड होगा अंडर रूट V स्क्वायर प्लस VY स्क्वायर अंडर रूट U स्क्वायर प्लस 2GH. और ये जो है B एंड C, पाथ ऑफ B एंड C विल बी ए स्ट्रेट लाइन. हमने X में कोई भी मोशन में कोई फोर्स नहीं लगाया. सो अगर हम Vy स्क्वायर करें Uy स्क्वायर प्लस 2ay इनटू y, सो Ey का क्या है, B और C का U ही है. सो Vy स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2 इनटू G इनटू H. सो Vy इक्वल टू अंडर रूट U स्क्वायर प्लस 2GH. सो Vb इक्वल टू Vc इक्वल टू Va. सो आंसर क्या होगा, Va इक्वल टू Vb इक्वल टू Vc. किसी कोई डाउट है क्या? नहीं, पक्का? कोई डाउट? ठीक है, ओके. चलो इसे में एक नेक्स्ट क्वेश्चन एक और कर लेते हैं, चलो जाएंगे उस पर. इसमें स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, मैं जानबूझ के चाहता हूँ, मैं साफ को साफ करवा देता हूँ. ओके, अब इसे मान लेते हैं बाय बीन थ्रोन लाइक दिस. मैं पूरा क्वेश्चन लिखूंगा नहीं. We have three identical balls A, B and C. They have been thrown simultaneously as shown in figure. They have been thrown simultaneously as shown in figure. If time taken by balls are TA, TB, TC to reach the ground. Time taken by balls are TA, TB and TC to reach the ground. Then which of the following is correct? ठीक है, then which of the following is correct? फटाफट क्वेश्चन क्लियर है. We have three identical balls A, B and C. They have been thrown simultaneously from top of the tower as shown in figure. You have to ignore any force other than gravitational pull by earth. If TA, TB and TC are time taken by balls to reach the bottom of the tower, then which of the following is correct? हो गया? ओके. तुम लोग का मुझे जोकर बनना पड़ता है, जोकर, तुम लोग को एंटरटेन करने के लिए. अच्छा, ओके. अब आप बताओ, सब इसका A का UI क्या है? 0. अगर UI इसका 0 है तो टाइम टेकन बाय A क्या होगा? अंडर रूट 2h बाय G. अगर h है टावर का हाइट, इसमें किसी को दिक्कत है क्या? टाइम टेकन बाय A क्या होगा? अंडर रूट 2h बाय G. पिछले क्लास में किया है, मैं याद नहीं कर बता रहा हूँ, पिछले क्लास में करवा रहा हूँ. वह मैं क्वेश्चन देखो, सॉल्व हो जाएगा. ओके, अब B का देखो, ये कंपेयर कर रहे हैं, ऊपर जाएगा और जब यहाँ पे सरफेस का स्पीड u होगा, हम पहले करवा चुके हैं. जिस सेम हाइट पे ये आएगा, जिसका स्पीड नीचे क्या होगा? u, और वो ऐसे आएगा. हम कंपेयर करते हैं B और C को. यहां से जब लौट के आएगा तो ये भी u, ये भी u, मींस इसके बाद दोनों का टाइम सेम होगा. बट B ऑलरेडी इतना एक्स्ट्रा टाइम ले चुका है, ये तो पक्का है कि TB TC से बड़ा होगा. ये क्लियर? अगर हमने B को थ्रो किया, ठीक है, हमने B को थ्रो किया ऊपर की तरफ, तो ये ऊपर गया, ऊपर जाके फिर नीचे आ रहा है. सो यहां मैक्सिमम हाइट पे गया और ये हाइट कुछ h डैश है, ये हाइट कुछ h डैश है. सो यहां से यहां इसको टाइम कितना लगेगा? ये टाइम जो होगा कुछ मानते हैं t डैश, दैट विल बी अंडर रूट 2h बाय डैश 2h डैश बाय g, बिकॉज़ यहां पे तो इसका u 0 हो गया, यहां पे
इसका जो VB होगा इस पॉइंट पे क्या होगा 0। यहां से यहां टाइम होगा √2h-g एंड h' से बड़ा है, मतलब यही टाइम इसका a से बड़ा हो गया, तो tb तो ta से बड़ा हो ही गया, तो tb दोनों से बड़ा हो गया, tc और ta से भी। मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूं। स्टिक डायरेक्ट यहां से आ रहा है और b को हमने थ्रो किया, ये पहले मैक्सिमम हाइट पे गया, फिर से सेम लेवल पे आएगा, इसका भी स्पीड u होगा डाउनवर्ड। सो c का भी यहां u डाउनवर्ड है, b का भी यहां u डाउनवर्ड है। सो यहां से जितना टाइम लगेगा c को, वही टाइम लगेगा यहां से आने में b को, बिकॉज इस पॉइंट पे जब लौट के आया दोनों आइडेंटिकल हो गया, ये भी u वर्टिकल डाउनवर्ड है, इसका भी स्पीड, इसका भी वेलोसिटी वर्टिकली u डाउनवर्ड। So velocity of both B and C are same at this instant, so they will take same time to go from this point to this point. But इसके पहले ऑलरेडी B ने एक्स्ट्रा टाइम ले चुका है, वो होगा 2u/g, u/g ऊपर जाने में, u/g आने में, हम लोग कर चुके हैं, राइट। सो अगर आपको पूछेगा, हम लोग देख सकते हैं TB जो होगा that will be equal to 2u/g plus TC। TC को यहां से C को यहां से आने में जो टाइम लगेगा, वो तो B को भी यहां से आने में लगेगा, बट B को लगा एक्स्ट्रा टाइम u/g जाने में ऊपर एंड u/g आने में, बिकॉज़ हमने इसको u से थ्रो किया और v 0 होगा, v = u - ad, v = u + ad, a - g। अगर हमने वर्टिकल अपवर्ड पॉजिटिव माना है तो एम आई क्लियर? यहां तक कोई डाउट नहीं? सो TB TA से बड़ा है, TC से बड़ा है, और AC क्यों बड़ा है? बिकॉज यहां से अगर आप देखोगे इसका √2h/g है और इसका तो कुछ u नीचे है, उससे कंपेयर कर सकते हो, डायरेक्ट यहां भी कंपेयर कर सकते हो, ये हाइट ही ज्यादा है। तो अगर ये √2h/g है, ये यहां से यहां √2h/g है, तो ऑब्वियसली ये टाइम बड़ा है, ये छोड़ को भी दो, तो अल्टीमेटली TB सबसे बड़ा है, ठीक है। अब हमको A और C को कंपेयर करना है। अब अगर A और C को कंपेयर करें तो अब देखो यहां से हमने इसको y में ड्रॉप किया है और इसको y में कुछ सोल्यूशन दिया, तो आप लॉजिक से बता सकते हो कि C पहले आएगा। अगर हम कोई चीज को यहां से ड्रॉप करते हैं और कोई चीज को यहाँ पे थ्रो कर दिए, कौन पहले आएगा? जिसको एक बार थ्रो किए। अरे हाँ या नहीं? अगर इस पेन को मैंने यहां से ड्रॉप किया और यहां से नीचे थ्रो किया, ऑब्वियसली थ्रो करने से जल्दी आएगा यार, ये तो लॉजिक है। और टाइम से देख सकते हो, इक्वेशन लिखोगे y = EYT + ½ AYT²। सो y यहाँ पे h है, चलो हम इसको नीचे पॉजिटिव मान लेते हैं। सो अगर ये h है, फर्स्ट केस में वो 0 है a के लिए, तो +½ GT², सो t आ गया √2h/g। सेकेंड केस में फॉर c h = ये कुछ पॉजिटिव है, u × TC + ½ GTC²। क्लियर है? यहाँ पे कुछ ऐड करना, TC छोटा होगा। अरे हाँ नहीं, TC TA से छोटा होगा। ये मैथ्स दिखा रहे हैं, बट लॉजिक से लोग देख सकते हैं कि एक चीज को ड्रॉप करें, एक को चीज तरफ थ्रो करें, इसको थ्रो करेंगे वो जल्दी पहुंचेगा। सो TA TC से ग्रेटर है, तो सबसे छोटा कौन होगा? TC, देन TA, और सबसे बड़ा कौन होगा? TB। Am I clear? सबसे छोटा TC, देन TA, और सबसे बड़ा TB। पक्का? मैंने आपको दिखाया ना, पहले दोनों कंपेयर कर लिए, TB TC से बड़ा है, कोई डाउट नहीं है। TB TA से ही बड़ा है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। मैं आपको दिखा दिया कि यही टाइम बड़ा हो गया TA से, ये टाइम छोड़ भी दो। सो अगर आप लिखोगे, यू कैन ऑल्सो राइट T of V = U/g + √2h'/g, और 2h'/g ही TA से बड़ा है, तो TB तो TA से बड़ा होगा ही होगा। क्लियर? तो सबसे कम TC, देन A, सबसे ज्यादा B। Am I clear? ओके। यहां तक कोई डाउट है किसी को? नहीं? ठीक है। अब आते हैं जो हम लोग का प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ग्राउंड टू ग्राउंड। अभी हम जो देख रहे थे प्रोजेक्टाइल फ्रॉम टावर
टावर से फेंक रहे थे और वो नीचे आ रहा था। अब हम ग्राउंड से फेंके, फिर ग्राउंड पे आया, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल टू हॉरिजॉन्टल। यहाँ को क्या था, प्रोजेक्टाइल फ्रॉम हॉरिजॉन्टल टू हॉरिजॉन्टल या ग्राउंड टू ग्राउंड। मींस प्रोजेक्टाइल सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे फिर से आता है, प्रोजेक्टाइल फ्रॉम सेम हॉरिजॉन्टल लेवल। देखो ऐसा कुछ नया टॉपिक नहीं है, बस नाम का है, सब कुछ जो हम लोग पढ़े हैं वही यूज करने वाले हैं। प्रोजेक्टाइल फ्रॉम सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, प्रोजेक्टाइल फ्रॉम सेम हॉरिजॉन्टल लेवल। ध्यान दीजिए, मानते हैं ये हमारा हॉरिजॉन्टल सरफेस है, हमने यहां से यू से एक कोई पार्टिकल को थ्रो किया, तो इसको जब हम थ्रो करेंगे तो फिर नीचे लौट के आएगा। अगर हम कोई चीज को ऊपर फेंकेंगे तो नीचे लौट के आएगा, राइट, अपनी तरफ खींच रहा है, बट वो आगे जाएगा बिकॉज हमने इसको एक्स में वेलोसिटी दिया और वाई में भी दिया। हम इसको मान लेते हैं एक्स, इसको मान लेते हैं वाई, सो यहाँ पे हमने यू एक्स भी दिया और यू वाई भी दिया। So before moving forward, we'll define some terms. First term है time of flight. Symbol capital T. So as name suggests, time of flight means जितने वो flight किया मतलब hard up. So time taken by particle या projectile to reach the ground. Again, so see time taken by projectile, time taken by projectile to reach the same horizontal level again, to reach the same horizontal level again. कोई डाउट है? मीन्स वो जितने टाइम में यहां से यहां फिर से क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। नेक्स्ट है मैक्सिमम हाइट, दिस इज एच मैक्स। तो एज नेम सजेस्ट, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल, मैक्सिमम हाइट एच मैक्स। Maximum height, maximum height attained by the projectile. Maximum height attained by the projectile. Simple. Okay. Next आता है range. Next क्या आता है, range. Range. Symbol capital R. Range symbol capital R. That is horizontal displacement of projectile during time of flight. Horizontal displacement of projectile during time of flight means जो time of flight कैपिटल T है उतनी देर में ये हॉरिजॉन्टली कितना डिस्प्लेस किया, that is called range. टाइम ऑफ फ्लाइट जो है उतने देर में वो जितना हॉरिजॉन्टली डिस्प्लेस करता है that is called range. means वो यहां से यहां हॉरिजॉन्टली डिस्प्लेस किया, कब, जब तक बॉल यहां से आया, जब तक प्रोजेक्टाइल यहां से आया, उतने में हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर का रेंज आर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट 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 इज equation of trajectory. Equation of trajectory. तो नाम से फिर से मतलब जो पाथ फॉलो करता है, इक्वेशन ऑफ दैट पाथ इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी।
कुछ पाथ हो ऐसे, मान लें हम बॉल को या प्रोजेक्ट पार्टिकल को ऐसे फेंके, इसका पाथ स्ट्रेट लाइन है, तो इक्वेशन ऑफ दैट पाथ विल इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। अब हमने कुछ ऐसा फेंका, इसका कुछ पाथ है, आपको पता है उसका पाथ क्या होगा, पैराबोलिक। सो ये जो पैराबोला है, इक्वेशन ऑफ दैट पैराबोला इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। सो इक्वेशन ऑफ path followed by projectile, equation of path followed by projectile is called equation of trajectory. So जो path follow करता है उसका जो equation of trajectory. So these are simple terms, name itself is self-explanatory. मैं आपको बता दिया, कभी कोई confusion नहीं हो. So now we'll find everything one by one. Okay, अब ध्यान दीजिए, ये एंगल थीटा है, ये हमने u से थ्रो किया, ये हमारा x है, ये सो व्हाट इज ux? अरे x कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, अब लिखने जरूरत है क्या? ux क्या है? x कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। And what is uy? It is y component of initial velocity. So ux is x component of u and uy is y component of u. So ux क्या होगा बोलो? u cos theta. And uy क्या होगा? u sin theta. So ux इसका x component u cos theta, ये cos 90 theta, it is u sin theta. ओके, मैं सब कुछ देता हूं। अब हम इधर सिर्फ एक अर्थ का फोर्स लग रहा है, उसका एक्शन क्या है? सेंट्रिक ग्रेविटी, इट इज g। सो व्हाट इज ax? अभी x में कोई फोर्स नहीं है, ax 0 है एंड ay इज -g। कोई डाउट है? अभी मेरा ax 0 है और ay क्या है? -g। कोई डाउट? सो हमने आपको बताया था कि जब भी हमको मोशन इन 2D सॉल्व करना है, हम पहले x और y में हर कुछ अलग अलग लिख लेंगे। सो हमको जो गिवन था ux, ey, ax, ay लिख लेंगे। हमको निकालना क्या? टाइम फ्लैट। उसका दो मेथड। फर्स्ट मेथड 1, अगर सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है तो टाइम ऑफ डिसेंट इक्वल टू टाइम ऑफ एसेंट। यहां से हम अगर कुछ स्मॉल टी लग रहा है तो ये भी टाइम क्या होगा? स्मॉल टी। मैंने डिस्टेंस वाला टी लगा है, मींस अगर यहां से यहां आने में अगर टाइम टी लग रहा है तो यहां से आने में टाइम क्या लगेगा? टी। टाइम ऑफ एसेंट इज ऑलवेज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट इफ वी कंसीडर ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली। मैं आपको प्रूव कर चुका हूं, बता चुका हूं। सो अगर यहां से यहां टाइम लगा टी तो यहां से टाइम क्या लगेगा? टी। अच्छा, यहां पे वी क्या होगा? 0 का मैक्सिमम हाइट है। So at maximum height, Vy 0 और V0 है क्या? If I give a statement, velocity of projectile at maximum height is 0, true or false? Error repeating. Velocity of projectile at its maximum height is 0, true or false? Certainly it's a false. हमारा इस पूरे टाइम ऑफ फ्लाइट में x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी चेंज करेगा क्या? नहीं, बिकॉज़ x 0 है, x में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो ड्यूरिंग टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट x component of velocity remains constant. So our x component of velocity is not going to change. So यहां पे भी x कंपोनेंट u का u cos थीटा ही रहेगा, ये चेंज करने वाला नहीं है। इनफैक्ट
पूरे हर जगह x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या होगा, u cos थीटा एट एवरी पॉइंट। It is not going to change. So at maximum height, velocity will be u cos theta because vy is 0. Only there is vx, so v equal to under root vx square plus vy square. और ये पढ़े है ना, किसी पॉइंट पे v क्या होगा, अंडर रूट vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। और एट मैक्सिमम हाइट, एट मैक्स vy is 0, so v equal to under root vx square equal to vx, that is equal to u cos theta. So maximum height पे velocity क्या होगा, u cos theta। 0 नहीं है, वहां 0 क्या है, y component of velocity। देखो सिंपल थिंग है, लोग क्या बोलते हैं, फिजिक्स टफ हो जाता है, आगे बोलेंगे सेंटर ऑफ मास रोटेशन बहुत टफ लगता है यार। अरे यार दिक्कत ये है कि आपको वो टॉपिक टफ नहीं है, आपको यहां दिक्कत होता है। जैसे से चैप्टर आगे जाएगा हम पीछे का यूज करेंगे, तो लोग बोलते हैं आगे टफ, अरे आगे टफ नहीं होता है, आगे इससे आसान होता है। दिक्कत है आपको पहले का चीज याद नहीं रहता है, पहले समझ के नहीं आते। अगर आप देखो वेक्टर, काइनेमेटिक्स, एनएलएम और पावर एनर्जी, अगर ये चार सर्कुलर मोशन ऑफ एनर्जी में मान लीजिए, ये 5 अगर अच्छे से आप समझ लिए ना, 11 12 फिजिक्स में कुछ है ही नहीं। हम डेली यही यूज करते हैं, यही 5 चैप्टर पूरा फिजिक्स बिल्डअप है, बहुत स्लो पढ़ाते हैं इस समय भाई। अगर यहां दिक्कत है ना, पूरे 2 साल होते रहोगे। और मैं गारंटी देता हूं, अगर आपने ये चीज समझ लिया, ये 5 चैप्टर वेक्टर, काइनेमेटिक्स, एनएलएम में फ्रिक्शन भी आ गया, सर्कुलर मोशन और पावर एनर्जी, तो फिजिक्स आगे बहुत आसान है, आपका लाइफ बहुत सिंपल रहेगा। अब लोग यही परेशान होते हैं कि भाई कहां मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी 0 कर देते हैं। अगर मैक्सिमम वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी का सिर्फ y कंपोनेंट 0 है, x कंपोनेंट 0 का जरूरी नहीं है। अगर प्रोजेक्टाइल है तो x में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, क्यों 0 होगा भाई? तो कुछ छोटी छोटी बात का ध्यान रखना है, आगे फिर बहुत आसान लगेगा। सो यहाँ पे v मैक्सिमम हाइट पे u cos थीटा है, बट vy 0 है। और जब vy 0 है, नाउ वी कैन यूज vy इक्वल टू, यहाँ पे टाइम t हमने माना है, वी कैन यूज vy इक्वल टू ey प्लस ayt। vy क्या है, 0, ey क्या है, u sin थीटा, ay क्या है, माइनस g इंटू टी। सो t इक्वल टू u sin थीटा बाई g। vy 0 है, ey u sin थीटा है, ay माइनस g है, सो t इक्वल टू क्या है, u sin थीटा बाई g। So time taken by projectile to reach maximum height is u sin theta by g, and again time taken by projectile to come from maximum height to bottom is u sin theta by g. So total time of flight is equal to 2t, that is equal to 2u sin theta by g. It can be written as 2ey by g. मैं तो यही यूज करता हूँ। अब बताओ, जब हम लोग ऐसे फेंके थे तो उस समय टाइम यू जाने में u by g और आने में u by g लगा था, तो इस टाइम ऑफ फ्लाइट क्या था, 2u by g। दोनों सेम है, क्योंकि यहाँ पे u पूरा पूरा ey है, तो सेम ही थिंग है। और हम तो बोलते हैं, इससे जगह पे याद रखो, आप ये याद रखो, टाइम ऑफ फ्लाइट इक्वल टू 2ey बाय मोड ऑफ ay, और यहाँ पे ay माइनस g उसका मॉड g। अगर कोई और ही फोर्स लगता, मान लीजिए एयर फोर्स लगता कुछ कांस्टेंट, तो उस केस में क्या होता, अच्छा आगे हम यूज करेंगे। अभी हमारा यही यूज छोड़ो, अभी हम यही यूज करने वाला 2ey बाय g। कोई डाउट है? नहीं? ओके, एक तरीका हुआ कि हमने देख लिया कि टाइम इक्वल होता है। सेकंड मेथड, हमने आपको यहाँ पे टाइम फ्लाइट 2u by g 2 मिनट में सॉल्व किया था, 2 मिनट आपको प्रूव किया था, यहाँ भी करेंगे। सेकंड मेथड क्या होगा कि when it comes to graph same horizontal level, again मैं डिफिनेशन क्या था टाइम ऑफ फ्लाइट का, टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल टू रीच सेम हॉरिजॉन्टल लेवल। अगेन जब वो फिर यहां से यहां आ गया, मतलब इसमें y क्या हो गया, 0। If after time of flight projectile reaches to same horizontal level, it means after time of flight this displacement of
projectile in y direction is 0. So for total time of flight y equal to 0. वो y में कहाँ गया, यहाँ से आया सिर्फ x में गया भाई, यहाँ से यहाँ आने में y में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, y में गया था फिर उतना ही लौट के आ गया, y में डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया 0. Now use this y equal to EYT plus half AYT square. So during total time of flight, displacement y is 0. So put here y equal to 0. EY is u sin theta into t plus half AY minus g into t square. Am I clear? So during total time of flight, displacement of projectile in y direction is 0. So y is 0, EY is u sin theta. I have written here into time of flight because y जोड़ने के लिए time of flight लेगा time order plus half ay minus g t स्क्वायर, उसको solve कर लो. 0 equal to t common u sin theta minus gt by 2. अब either t0 or this equal to 0, so we got t equal to 2u sin theta by g, that is equal to 2ey by g. We got same thing. अरे initial time इसमें 0 था, इसलिए t 0 आ गया. Start इसमें y क्या है 0 है. So फिर से हमको आ गया t equal to 2ey by g. मैं हमेशा यही करता हूँ 2ey by g. Good out. So मेरा फर्स्ट था टाइम ऑफ फ्लाइट वो मेरा निकल गया. Correct 2ey by g. Am I clear? Okay. Next. Next हमको निकालना है h max. अब h max निकालने का दो मेथड. एक तो आपको यहाँ से यहाँ का t निकला हुआ है तो s इक्वल टू ut प्लस आप ऐसा कर सकते हो. आपको t निकल गया. t कितना निकला आपका? अभी मैंने निकाला था t इक्वल टू u sin theta by g. So you have to find maximum height. So you have to find displacement in y in time t, that is h max. यहाँ पे h max क्या है? h max is displacement in y. Displacement in y in time t. टाइम t में यहाँ से यहाँ जो टाइम वो t में वो y में कितना गया? that is h max. So y equal to EUYT plus half AYT square. So EY is u sin theta, t is u sin theta by g plus half AY minus g and t square, that is u square sin square theta by g square. Am I clear? So एक g ये कैंसिल हो गया, इसको जो आप सॉल्व करोगे you will get u square sin square theta by 2g. मैं बोलता हूँ इसको भी याद रखो. h max equal to uy square by 2g. आपको ऐसे क्या था, जब हमने बॉल को ऐसे फेंका था यहां से, तो अगर वो मैक्सिमम हाइट यहां पे आता था, ये हाइट क्या था u square by 2g. सेम तो आया, यहां पूरा पूरा ये uy में था. सो h max क्या है? uy square by 2g. Am I clear? कोई डाउट नहीं? तो आप इसको याद रखो. h max is uy square by 2g. कहाँ यार साइन थीटा का स्क्वायर थीटा का ये अब करना कोई दिक्कत है? नहीं. ओके, इसका एक और मेथड और इससे ज्यादा आसान है. क्या? एट मैक्सिमम हाइट vy is 0. इस आपको क्वेश्चन पूछता है प्रूव करने के लिए. एट h max vy is 0. मैक्सिमम हाइट पे y component of velocity क्या है? 0 है. Now we can apply vy squared equal to uy squared plus 2ay into y. ये सब हम पिछले हम करा चुके हैं. सब एप्लीकेशन करना है. और vy क्या है? 0. uy squared plus 2ay minus g and y is h max. जब vy 0 होगा, at that point of time displacement in y is h max. vy 0 कब है? जब y में डिस्प्लेसमेंट है h max के इक्वल and ay is minus j. So 0 is equal to uy squared minus 2g h max.
So we can write H max is equal to Ui square by 2g. H max equal to Ui square by 2g. We got same thing again. कोई डाउट है? नहीं? ओके, सो H max. अब नेक्स्ट है रेंज. नेक्स्ट थिंग वी हैव टू फाइंड रेंज. रेंज 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 रेंज. Now next thing we have to find range, capital R. So as per definition, range is displacement in horizontal direction during total time of flight. तो मैंने क्या माना है x, तो range यहाँ पे displacement in x, तो range is displacement in x during total time of flight. अरे भाई x इक्वल टू क्या होगा uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर, ये हम पीछे क्लास में किए हैं. एंड फॉर रेंज दिस टाइम इज टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट. तो हमने जब x को r ले लिया मींस जब डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू रेंज देन टाइम इज टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट. एंड इन दिस केस ax इज 0. सो मैं तो बोलता हूं आप यही याद रखो r इक्वल टू ex इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट. ये कब है जब ax 0 है और टाइम ऑफ फ्लाइट में 2u/g है. तो आप ये भी लिख सकते हो ux into 2u/g. तो आपको जो बुक में क्या मिलता है ये मिलता है ux इक्वल टू u cos थीटा into 2u sin थीटा by g that is equal to u square 2 sin थीटा cos थीटा by g that is equal to u square sin 2 थीटा by g. अब बोल कौन आसान है यूज करना, ये या ये? यार थीटा से पल निकाल साइन 2 थीटा फिर पुट कर, कहाँ गलती करोगे? यहाँ पे गलती का चांस ज्यादा है. ये या ये यूज करो, डायरेक्ट ये यूज करो यार. यूएक्स की वाई निकालो और ये यूज करो, गलती का स्कोप कम है. ux into 2u/g में गलती का स्कोप कम है. यहाँ पे तुम अब रखो u cos थीटा यार, u sin थीटा 2 sin थीटा into cos थीटा sin 2 थीटा. यार इतना तुम लोग कहाँ आता है? पसीना तो यही छूट जाता है. ये सब क्या करोगे? थीटा को फिर रखो फिर 2 थीटा निकालो. तुम तो यही गलती करोगे, उसका sin थीटा बाई जी कर दोगे यार. अच्छा इसको यूज करो, गलती का स्कोप कम है, दिखता है खड़ा. और रेंज है डिस्प्लेसमेंट x ux into t because ux is constant. कोई सिस्टम तो है नहीं, कट से मारेंगे. अब करते रहो sin थीटा cos थीटा. मैं ये बता दिया, बुक में मिलता है. आपको प्रूफ करने लगा तो स्कूल में यहाँ तक कर ले जाना है. स्कूल एग्जाम के प्रूफ में रेंज को यहाँ कभी मत छोड़ना. लड्डू मिलेगा, यहाँ तक लेके जाना पूरा. कोई दिक्कत नहीं? पक्का? ये साइन 2 है, ये साइन 2 थीटा है. साइन 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा. उसको साइन स्क्वायर मत समझ लेना. पक्का? कोई डाउट? ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं? ओके. सो हमने जो बेसिक था टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट और रेंज, इसका एक्सप्रेशन डिराइव कर लिया. हम नेक्स्ट क्या है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री. नेक्स्ट क्या इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री. तो एज नेम सजेस्ट यू हैव टू फाइंड इक्वेशन ऑफ इट्स पाथ. मींस आपको एक्स और वाई कोऑर्डिनेट पे किसी टाइम टी पे रिलेशन निकालना है. यू हैव टू फाइंड रिलेशन बिटवीन इट्स एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट एट एनी टाइम टी. चलो करते हैं. इसको मिलाते हैं, बहुत देर तक रहा बोर्ड पे. ओके. सो एक हमको निकालना है x और y में रिलेशन है. तो y का रिलेशन क्या है? y कोऑर्डिनेट टाइम टी पे क्या है u/t प्लस हाफ a/t स्क्वायर. सो अल्टीमेटली हमको यहां से t को हटाना है, x को लाना है. ये है y और t का रिलेशन. बट वी नीड टू फाइंड रिलेशन बिटवीन x एंड y.
सो हैव टू पुट x इन प्लेस ऑफ t। t को हटा के x लाना है, तो x और t में क्या डिफरेंस बताओ, x और t में x इक्वल टू क्या है, ux इंटू टी। अरे है नहीं, अभी लिखे ना, ux इंटू टी प्लस हाफ x टी स्क्वायर, x तो जीरो है, दिस इज u cos थीटा इंटू टी। तो t इक्वल टू x बाय u cos थीटा। t क्या है, x बाय u cos थीटा। कोई दिक्कत नहीं। सो t x बाय u cos थीटा। अब हमको यहां पे t को पुट करना है, सो क्या लिखते हैं, y इक्वल टू ui u sin थीटा इंटू t प्लस हाफ ay t स्क्वायर। y इज u sin theta into t plus half ay t square. Now put t equal to x by u cos theta. So we can write y equal to u sin theta into x by u cos theta plus half ay minus j t square. T square is x square by u square cos square theta. Am I clear? I have replaced t by x by u cos theta with u sin theta into x by u cos theta plus half ay minus g, इसको पुट कर दिया। सो मुझे क्या आया, y इक्वल टू u गॉट कैंसल x tan थीटा, u गॉट कैंसल इज x tan थीटा माइनस g x स्क्वायर बाय 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। क्या आ गया, y इक्वल टू, ये भी क्वेश्चन ट्रेजेक्टरी है, इतना याद हो परेशान हो जाओगे, तुरंत ड्राइव कर सकते हैं। इसको ड्राइव करने को टाइम लगेगा क्या, अरे यहाँ बस t को रिप्लेस कर देना है। हमको पता है y इक्वल टू uid प्लस हाफ ayd स्क्वायर है, हमको बस पुट कर देना ay इक्वल टू माइनस g एंड t इक्वल टू x बाय u cos theta, विल गेट दिस। हमने क्या, u कैंसिल हो गया, x tan थीटा माइनस g x स्क्वायर बाय 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। This is y equal to x tan theta minus g x squared by 2u squared cos squared theta. Am I clear? कोई डाउट है? नहीं। अब इसमें एक और आता है, ये सही है, हम क्या दिया हुआ क्वेश्चन हम लोग यूज करते हैं, आपको सामने दिख जाएगा क्वेश्चन, हमको कहाँ क्या यूज करना है, एक ये है। दूसरा हम क्या कर रहे हैं, x tan थीटा कॉमन लेते हैं, तो क्या होगा, x tan थीटा इंटू 1 माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इंटू x tan थीटा। अरे हाँ नहीं, अगर हमने x tan थीटा कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस यहाँ पे x tan थीटा डिवाइड हो जाएगा, ओके। सो एक से x कैंसल, तो क्या हो गया, x tan थीटा इंटू 1 माइनस x डिवाइडेड बाय 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, tan का क्या है, sin थीटा बाय cos थीटा। और बाय जी कर दे, ये जी जाके ऊपर हो जाएगा, ओके। एक cos थीटा कैंसल। अब बताइए क्या हुआ, ये हो गया 2u स्क्वायर cos tan sin थीटा, ये तो रेंज है हमारा कि नहीं, अरे u स्क्वायर इंटू 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, ये तो हमारा रेंज है भाई। रेंज क्या था, रेंज था u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय g, दैट इज इक्वल टू u स्क्वायर इंटू 2 sin थीटा इंटू cos थीटा बाय g। यही तो यहाँ नीचे लिखा हुआ है, u स्क्वायर 2 को इधर लाने से क्या होगा, u स्क्वायर इंटू 2 sin थीटा cos थीटा बाय g, ये क्या है, रेंज। सो व्हाट वी गॉट, दिस इज x tan थीटा, this is equal to x tan theta into 1 minus x by r, this is equal to y. So according to ordinate we can use either this or this. इक्वेशन ट्रेजेक्टरी में पाथ, यहाँ पे रेंज वेक्टर में आ गया y इक्वल टू x tan theta into 1 minus x by r, यहाँ पे r क्या है, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, R क्या है, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। और ये जैसे इसको कहा, जैसे देखते हैं, मान ले कि आपको दे दिया
ये मिटाए क्या? एक सिंपल क्वेश्चन लेते हैं। और एक सिंपल दे दिया कि एक प्रोजेक्टाइल है ऐसा, ठीक है, इसको हमने 53 डिग्री पे प्रोजेक्ट करना, सब कुछ निकलवाऊंगा, बस इसमें लोग समझते हैं कहाँ क्या यूज करेंगे। आपको ये y निकालना है, ये आपको दे दिया 10 मीटर, ठीक है, और बोल दिया जैसे जो 120 मीटर। देखो क्या यूज है उसमें ट्रेजेक्टरी का। अब हमको y निकालना है कि इस जिस समय ये x इक्वल टू 10 पे है y क्या है। अब बताओ आप, हमको क्या दिया हुआ है, इसको 15 कर देते हैं, ट्राई करोगे? नहीं, मैं कर देता हूं। हमको x दिया हुआ है, y निकालना है। यहां पे आसान क्या, अगर हमको x और रिलेशन निकल जाए कैसे हम सोचेंगे। हमको x दिया हुआ है इस पॉइंट P का कि इसका इससे डिस्टेंस ये x में 50 पे ट्रैवल किया, उस समय इसका y डिस्प्लेसमेंट क्या, हमको y निकालना है, राइट। सो x दिया हुआ है, y निकालना है, तो इजीली सॉल्व हो सकता है इफ यू नो रिलेशन बिटवीन x एंड y, एंड फॉर दैट वी कुछ ट्रेजेक्टरी। और यहाँ किसके टर्म में, यहाँ पे हमको क्या दिया है, रेंज दिया हुआ है, तो ये यूज करना यहाँ पे आसान है। y इक्वल टू x tan थीटा इंटू 1 माइनस x बाय r। x कितना दिया हुआ है 50 और थीटा इज 53 डिग्री, सो tan 53 क्या होता है 4/3 इंटू 1 माइनस x बाय r, so this 20 into 1 minus 1/8, 20 into 7/8, 17.5 मीटर। ये इजीली हो गया। और भी तरीका है, आप यहाँ x दिया हुआ है, पहले आप ux y सब दिया हुआ है, इसे सॉल्व करो, बट इससे कितना आसानी से सॉल्व हो गया। सो आपको देखना है वो कहां कब यूज करना है। यहां पे हमको दिया हुआ है x किसी पॉइंट का, मीन जब पार्टिकल P पे है वो x में डिस्प्लेस हुआ 50 मीटर, उस समय पर हमको y में निकालना है। मींस it will be easier if we find the difference between x and y, and for that we have a trajectory, so we have used this. X is 15, theta is 53, temperature is 4/3, 1 minus x is 15, r is 120, 1 minus 1/8, so this is 7/8. So 3 5s are 15, 20 into 7/8, you can solve it. 17.5. कोई दिक्कत? पक्का क्वेश्चन चेक नहीं करती हैं। 17.5 into 8 सही है, कोई डाउट नहीं। सो अब हम लोग क्वेश्चन करना शुरू करते हैं बेसिक से, बिल्कुल बेसिक से। आपको मैं इसका असाइनमेंट तो दूंगा ही, बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। सिंपल देते हैं, ये हमारा x है, ये y है, और we have projectile, then projectile velocity 25 meter per second at an angle 37 degree with horizontal. First part, find time of flight. Find time of flight. Option A 10 second. Option A 5 second, option B 2.5 second, option C 6 second, option D 8 second, option E none of these. None of the above. Note down. Question clear है? A projectile is projected with velocity 25% at an angle. मैं आपको लैंग्वेज बोल रहा हूँ, ऐसा फिगर दिखा दिया। A projectile is projected with velocity 25 meter per second
at an angle 37 degree horizontal, then find time of flight of projectile. Option A 5 second, option B 2.5 second, option C 6 second, option D 8 second, option E none of these. फटाफट फटाफट। ओके, बोलो यूएक्स क्या है? यूएक्स 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 क्या होगा? 25 cos 37 20 minute per second, right? What is EY? 25 cos 53, that is 25 into 3 by 5, 50 minute per second। जाओ इसको कंफ्यूज करने के लिए। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा? 2 UI by G। जब आपको नहीं मिलता है ऑप्शन तो आप परेशान होते हो। दिस मच सेकेंड, 3 सेकेंड। कोई डाउट है? आंसर क्या होगा? नन ऑफ द एवर। जी हम लेंगे हर जगह 10 मिनट पर सेकेंड उसका। क्लियर? कोई डाउट नहीं ना? अरे सिंपल x कंपोनेंट v cos u cos 37 25 into 4 by 5 cos से होता है 4 by 5 cos 3 या 3 by 5, ये आपको आता है, बहुत यूज किया है, वेक्टर से यूज करते आ रहे हैं। सो x कंपोनेंट 20, y कंपोनेंट 50, ठीक है? टाइम फ्लाइट 3 सेकंड। ओके, नेक्स्ट next 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 find maximum height attained by the projectile। बिल्कुल फॉर्मूला कोडिंग। find maximum height attained by the projectile। Find maximum height attained by the projectile। Good out? Clear है क्वेश्चन? ओके, सो मैक्सिमम फॉर्मूला क्या था? सिंपल है, h max इक्वल टू ui स्क्वायर बाय 2g। सो व्हाट इज ui? अभी निकाले 15। ui कितना है? 15। कोई दिक्कत नहीं? सो दैट इज 15 स्क्वायर बाय 2g, 2 into 10, 225 by 20 मीटर, कितना होगा? 11.25। कोई दिक्कत नहीं? सो आंसर इज डी। कैलकुलेशन चेक करना भाई, मैं बिल्कुल अकेला हूँ, पढ़ाना भी है, कैलकुलेशन भी करना है, कैमरा के पीछे भी देखना है कि सब कुछ सही चल रहा है या नहीं। तो कितना मेहनत है, नहीं? आप लोग को सिर्फ सॉल्व करना है। कोई डाउट है? नहीं ना? ओके, नेक्स्ट 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 find range of projectile। You have to find range of projectile। Option A 60 meter, option B 45 meter, option C 80 meter, option D none of these। फटाफट फटाफट, you have to find range of flight projectile। range of projectile means कितना दूर जाके गिरेगा, ये रेंज निकालना है। हो गया? रेंज का फॉर्मूला क्या है? अभी हम बोले आप इसको यूज करो, ux into time of flight, that is ux into 2uy by g, ये ना? और ux कितना है? 20, is 20। What is time of flight? अभी यहाँ सामने निकाल लिया, अच्छी मिटाई भी नहीं, 3, right? तो it is 60 meter। Am I clear?
कोई डाउट है? नहीं ना? पक्का? ओके। देखो इसमें क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत क्या? अच्छा हाँ ये लिखा हुआ ठीक है, अच्छी बात है, आप लोग कॉपी कर लीजिए। अच्छा ओके नेक्स्ट 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 next is find a speed of projectile. Find a speed of projectile after 1 second of projection. Find a speed of projectile after 1 second of projection. Option A 25 meter per second. Option B 20 meter per second. Option C 5 meter per second. Option D none of these. फटाफट, you have to find a speed of projectile after 1 second of projection. ओके अब मैं कहूं तो आपको निकालना है प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करने के 1 सेकेंड बाद उसका स्पीड क्या होगा। तो यहाँ पे ऑब्वियसली मोशन इन 2D है, उसका v का x कंपोनेंट होगा और y कंपोनेंट होगा। मान लीजिए v है आफ्टर 1 सेकेंड v इज vx i कैप प्लस vy j कैप। तो x कंपोनेंट चेंज होने वाला है क्या? x कंपोनेंट चेंज होने वाला नहीं है, तो vx तो क्या हो जाएगा ux के इक्वल, बिकॉज vx इक्वल टू ux प्लस axt। x तो जीरो है यार, हम x और y में अगर अलग अलग इक्वेशन लिखेंगे हम लोग क्या लिखेंगे vx इक्वल टू ux प्लस axt एंड vy इक्वल टू ey प्लस ayt। सो ax तो जीरो है, so this part is zero, so vx is equal to ux and ux is 20%, so vx 20। vy equal to ey plus ay into t, and what is ay? Is 15 plus ay is minus 10 and t is 1 this much meter per second. ey is 15, ey is 15, so ey plus ayt, ay क्या है -10 और हमें t दे दिया आफ्टर 1 सेकेंड ऑफ प्रोजेक्शन, so t is 1, 15 minus 10 5 मीटर पर सेकेंड। so vx 20 है, vy 5 है, so v क्या हो गया 20 i कैप प्लस 5 j कैप। v क्या हो गया vx 20 i कैप, vy 5 j कैप, v 20 i कैप प्लस 5 j cap, so its magnitude is under root 20 square plus 5 square, that is equal to under root 425, that is equal to under root 425 meter per second, and none of these. Am I clear? ठीक है? Okay, next. Find a speed with which projectile hits the ground again. Find a speed with which projectile hits the ground again. Option A 20 meter per second, option B 25 meter per second, option C 50 meter per second, option D none of these. You have to find a speed with which projectile hits the ground again. जिस स्पीड से प्रोजेक्टाइल ग्राउंड को फिर से हिट करेगा वो स्पीड आपको निकालना है। हो गया? ओके देखो, एक तो सिंपल, अगर सिंपल पे आता है स्पीड सेम हो जाता है। वैसे अगर vx दिया है निकालना है, सो v इक्वल टू अगेन विल यूज vx i कैप प्लस vy j कैप। vx चेंज होने वाला नहीं है।
Vx will be equal to Ux and Ux is 20. So Vx is 20. Now I have to find Vy. So आपके पास दो जगह, एक आप हमने कहा तो टाइम ऑफ फ्लाइट, या आप ये भी कहते हो Vy स्क्वायर इक्वल टू Ey स्क्वायर प्लस 2Ay into y. So Ey is 15. Ey कितना है? 15. So it is equal to 15 स्क्वायर और Ay कुछ भी है -10, ये तो 0 हो गया. डिस्प्लेसमेंट y क्या हो गया? 0. So Vy is again 15. अब यहाँ पे एक दिक्कत क्या हो जाता है ना, Vy स्क्वायर 15 स्क्वायर है, तो Vy कैन बी प्लस 15 माइनस 15. सो आपको देखना पड़ेगा डायरेक्शन क्या है. सो यहाँ पे देखो x पॉजिटिव और y नेगेटिव है, सो Vy हमको माइनस 15. एम आई क्लियर? इस थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से हमको मैग्नीट्यूड निकल, डायरेक्शन निकल नहीं रहा है, बिकॉज़ Vy स्क्वायर इक्वल टू 15 स्क्वायर, Vy कैन बी प्लस माइनस 15 बोथ. हमने लिखा माइनस 15 का डायरेक्शन देख के लिखा. अगर आप कुछ ये यूज करते हो टाइम ऑफ फ्लाइट, अभी मैंने निकाला t कितना है, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आया था 3 सेकंड. अभी निकाला ना टाइम ऑफ फ्लाइट 3 सेकंड. नाउ यूज दिस Vy इक्वल टू Ey प्लस Ayt. So Ey is 15, Ay is -10 and t is 3. Now we got -15%. So Vy is -15. So V vector equal to 20 I cap minus 15 j cap and mod V इसका मैग्नीट्यूड है 25%. So अब एक चीज देखो, हमने जो थ्रो किया था, मेरा U क्या था? 20 I cap plus 15 j cap. इसको मिटाता हूं, ये आपको याद हो गया होगा. सो U क्या है मेरा? 20 I cap plus 15 j cap. सो हमने थ्रो किया इस वेलोसिटी फैक्टर से, और जब वो आया x में कोई चेंज नहीं हुआ और y हो गया जस्ट नेगेटिव, बिकॉज़ y कंपोनेंट मैग्नीट्यूड से डायरेक्शन अपोजिट. तो मैंने का क्वेश्चन पूछा था, इफ अ प्रोजेक्टाइल, चलो मैं क्वेश्चन देता हूं. क्वेश्चन है, if a projectile is projected with velocity ai cap plus bj cap, then find velocity, with which projectile, क्या हो गया भाई, projectile hits the ground again. समझ गया? If a projectile is projected with velocity ai plus bj, then find velocity with which projectile hits the ground again. Option A, ai plus bj. Option B, minus ai minus bj. Option C, ai minus bj. Option D, माइनस ai प्लस bj. क्या होगा? हमने किसी प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया वेलोसिटी ai प्लस bj, तो ग्राउंड पे जब आएगा उसका वेलोसिटी इसमें से कौन होगा? ये सिंपल है, हो गया कि अगर हमने ऐसे प्रोजेक्ट किया और वो इस तरह से गिर रहा है, अब भी हमने देखा प्रोजेक्शन किया इस तरह से, तो x कंपोनेंट a दिया हुआ है और y कंपोनेंट b दिया है. जो फिर से ग्राउंड पे आएगा x में कोई चेंज नहीं होगा और y जस्ट नेगेटिव हो जाएगा, मैग्नीट्यूड से और जस्ट उल्टा. ai माइनस bj, यहां पे देखो ना, ये सेम है, बस नेगेटिव हो गया, अंदर क्या हुआ? ai माइनस bj. एम आई क्लियर? ओके. और कितना एंगल पे हिट करेगा? फिर अगर 37 पे फेंके हैं, जब ये नीचे आ रहा है हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाएगा? ये मेरा 20 है और ये 50 है. आप एंगल निकाल सकते हो?
अगर ये एंगल थीटा है तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा 15/20. This tan theta equal to Vy by Vx. Again 3/4. So theta equal to 37 degree. यार इसको फिर से बताएं, फिर से बोला इसको बताइए। एक वेक्टर तुमको दिया हुआ है और इसका एक्स एंगल फिर से बताएं। हमने पूछा वो जब ग्राउंड क्वेश्चन ये है फाइंड एंगल विथ हॉरिजॉन्टल एट व्हिच प्रोजेक्टाइल हिट्स द ग्राउंड। ये क्वेश्चन है हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल प्रोजेक्टाइल ग्राउंड को हिट करता है। तो tan थीटा इक्वल टू Vy बाय Vx। Vy कितना है 15, x कितना है Vx 20, 15/20 मतलब Vy माइनस 15 ना बट मैग्नीट्यूड ले रहे हैं 15/20 37 डिग्री। तो जितना से प्रोजेक्ट किया उतना पे हिट कर रहा है। विदाउट नहीं नेक्स्ट 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 ओके ध्यान दो। A projectile is projected with velocity 50 meter per second at an angle 53 degree with horizontal. You have to take g equal to 10 meter per second squared. A projectile is projected with velocity 50 meter per second at an angle 53 degree with horizontal. Then question is find time after which velocity vector forms angle 37 degree with horizontal. Find time after which velocity vector forms angle 37 degree with horizontal. फटाफट कीजिए। करो, मैं भी कर रहा हूँ। Okay, ठीक है। You have to find time after which velocity vector forms angle 37 degree with horizontal. Option A 2.25 second, option B 1.75, option C 6.25, option D A and B, option E B and C कौन करेक्ट है? फटाफट। ओके देखो करने का बहुत सा तरीका है, आपको जो अच्छा लगे कर सकते हो। मैं कर रहा हूं पहले तो वेलोसिटी वेक्टर का एंगल एक बार या दो बार 37 डिग्री। ध्यान दो हमने ऐसा किया, यहाँ एंगल 53 है और यहाँ वेलोसिटी बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो गया, यहाँ भी इधर हो गया, यहाँ पे भी इधर है। एंगल डिक्रीज किया कि नहीं किया, यहाँ से यहाँ आके 0 होगा।
यहाँ पे हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना है u का 53 डिग्री, और यहाँ v का हॉरिजॉन्टल से 0 डिग्री, मींस यहाँ से यहाँ एंगल डिक्रीज किया, और फिर अभी बताए यहाँ फिर से एंगल क्या हो जाएगा 53, तो फिर से एंगल इंक्रीज होके 53 हो गया। सो यहाँ से यहाँ हॉरिजॉन्टल से एंगल डिक्रीज कर रहा था, राइट। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एंगल कितना है 53, और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एंगल हो गया 0, फिर यहाँ पे एंगल हो गया 53। सो दो बार 37 होगा, एक बार यहाँ कहीं होगा और एक बार यहाँ कहीं होगा। यहाँ से यहाँ एंगल इंक्रीज किया, अगर यहाँ ये वेलोसिटी फैक्टर है, सो मान लिया यहाँ एंगल 37 है, और एक बार यहाँ अगर वेलोसिटी फैक्टर है तो ये एंगल 37 है। Am I clear? At point of projection, velocity vector forms angle 53 degrees horizontal, and at maximum height, velocity vector forms angle 0 degree with horizontal. Means angle horizontal are decreases from point of projection to maximum height. When projectile hits the ground again, velocity vector forms angle 53 degree with horizontal. Means now angle horizontal increases from maximum height to point of hitting the ground. So यहाँ पे पीछे 37 होगा, यहाँ पे 37 होगा, कोई दिक्कत? ओके। सो यहाँ पे Vy पॉजिटिव होगा, यहाँ पे Vy नेगेटिव होगा। अब जो एंगल 37 है, सो tan 37 इक्वल टू क्या होगा Vy by Vx। मॉड लेंगे यहाँ पे, बिकॉज ये लेंथ लेंगे। So Vy equal to plus minus Vx tan 37। यहाँ मॉड के समझ में आया ना, बिकॉज यहाँ पे भी लेंगे तो लेंथ ही देगा, मॉड ही होगा, ये भी मॉड होगा, ये कुछ है Vy। ये छोड़ो यार, कंफ्यूज कर रहे हो। चलो मैं यहाँ पे पहले सॉल्व करता हूँ, यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। Vy by Vx, tan 37 3/4 Vy और Vx चेंज करने वाला है क्या? नहीं। सो व्हाट इज Ux? Ux इज 50 cos 53, that is 50 into 3/5, 30 मीटर पर सेकंड। कितना है 30। सो Vy इक्वल टू 30 into 3/4 90/4 22.5। अब Ey कितना है? व्हाट इज Ey? Ey इक्वल टू 50 cos 37, वैसे कितना है 37 है ना। सो Ey इक्वल टू 50 cos 37 दैट इक्वल टू 40 मीटर पर सेकंड, 50 into 4/5। सो Ey मेरा 40 मीटर पर सेकंड था। चलो ऑप्शन मीटर है। सो Ey क्या है 50 cos 37 that is equal to 40 मीटर पर सेकंड, and Vy is 22.5। हमको टाइम निकालना है, so you can use Vy equal to Ey plus Ay into t। Vy equal to Ey plus Ay into t। So now use this, so our Vy is 40 plus Ay is minus 10 into t। So Vy कितना हमने निकाला 22.5 equal to 40 minus 10t, so 10t equal to 17.5, so t equal to 1.75। ये करेक्ट फर्स्ट आंसर। अब ये बात दूसरा भी होगा, अरे यहाँ भी होगा। अब सोचो यहाँ पे तो सेम थिंग होगा, बस वन थिंग यहाँ पे Vy नेगेटिव आ जाएगा, राइट। यहाँ Vx है और ये Vy है, यहाँ Vy क्या हो जाएगा नेगेटिव। सो यहाँ पे Vy कितना होगा -22.5, सेकेंड जो होगा -22.5 इक्वल टू 40 minus 10t dash। So 10t dash equal to 62.5, so t equal to 6.25। आप एक चीज गौर करोगे कि यहाँ मैक्सिमम हाइट से देखोगे ये दोनों टाइम सेम है। बोलो इसको मैक्सिमम टाइम करना लगेगा Ey by g, ये देख लियो ना, ये मिला है मिला। टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल टू रीच मैक्सिमम हाइट t क्या हुआ Ey by g। सो टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल टू रीच मैक्सिमम हाइट, टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल टू रीच maximum height।
दैट इज ui by g, राइट? वो क्या है? ui by g एंड व्हाट इज ui में निकाले 44 सेकेंड। अब बताओ, ये है 4 सेकेंड, ये है 1.75, ये 4 और ये 6.25। देखो गैप सेम है कि नहीं? 2.25 2. हमेशा सेम आता है, ये सिमेट्रिक होता है भाई। इसके बाद ग्राफ क्या है? पाथ सिमेट्रिक है। एम आई क्लियर? कोई डाउट नहीं? तो ये क्रॉस चेक करने के लिए हम जो किया सही है गलत। दिस बाय 2 इक्वल टू ui by g आ रहा है, 6.25 प्लस 1.75 by 2 4 आ रहा है। हमने जो किया वो सही है। आंसर 2 होगा, 1.75 एंड 6.25। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आज का लास्ट। टाइम है क्या? देखते हैं अगर टाइम होगा तो कराएं, अदरवाइज फिर नेक्स्ट क्लास में तुमको क्वेश्चन ही करवाना है। नहीं तो टाइम कितना बच्चा? एक क्वेश्चन तो कर सकते हैं लगता है। चलो तो एक सिंपल एक ही क्वेश्चन लेते हैं, एक ही पार्ट लेंगे। अ प्रोजेक्टाइल is projected with velocity 50 meter per second at an angle 37 degree with horizontal. A projectile is projected with velocity 50 meter at an angle 37 degree with horizontal. Due to wind, there is a horizontal acceleration 500 per second square. Then find range of projectile. आपको जी फिर से दिया हुआ 10% क्वेश्चन क्या है? वी हैव टू फाइंड रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। ऑप्शन है 240 मीटर। क्या ऑप्शन है? 240 मीटर। ठीक है। ऑप्शन बी 330 मीटर। ऑप्शन सी 420। ऑप्शन डी नन दिए। ऑप्शन डी है a projectile is projected with velocity 50 meter per second at an angle 37 with horizontal, and due to wind it has horizontal acceleration 5 meter per second square. Then find range of projectile. कर दें गलती, आप लोग रेंज देखते लगा के फॉर्मूला ये। कुछ लोग तो ये मतलब इसको, कुछ लोगों को इससे प्यार है, कुछ लोग ये भी किए रेंज इक्वल टू यू एक्स इंटू 2ui बाई जी। यू एक्स कितना जाएगा यहाँ पे? 50 cos 37, राइट? यहाँ तक आपने सही किया। 40 मीटर पर सेकेंड और ui 50 cos 53 दैट इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड। ये भी आपने सही किया। कोई डाउट नहीं? अब आपने कर दिया यू एक्स इज 40 इंटू 2 ui 30 जी 10 40। बट ये सही है गलत? गलत। क्यों? कि जब हमने ये फॉर्मूला डिराइव किया था, आई हैड टेकन x इक्वल टू 0। यू एक्स जब हमने ये यूज किया भाई, तो हमने हाफ एक्स की स्क्वायर को 0 कर दिया। रियल में इक्वेशन मेरा ये है, और जब ax 0 है, इन दैट केस r was ux into t। बट अब x 0 नहीं है, अब x कितना है? 500% स्क्वायर। इसको आने से टाइम ऑफ फ्लाइट में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, बिकॉज टाइम ऑफ फ्लाइट अभी भी यही होगा। इसमें कहीं ax का पिक्चर में नहीं आया था। ये 2 into ui is 30 by g is 10, so it's still 6 seconds। ax के आने से टाइम ऑफ फ्लाइट पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, वो अभी भी 6 सेकेंड ही होगा। कोई डाउट नहीं? सो अब लिखते हैं r इक्वल टू यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। हमने यहाँ पे टाइम को कैपिटल टी रख दिया, टाइम ऑफ फ्लाइट।
तो x क्या हो जाएगा r। इफ वी रिप्लेस अ स्मॉल t by time of flight then as displacement in x will be equal to r। तो हमने x को r रख दिया, t को w रख दिया। अब ex कितना है मेरा 40, 50 cos 40। हमको बार-बार डर लगता है कि हम क्वेश्चन गलती तो नहीं कर रहे हैं, हम डरे हुए रहते हैं क्योंकि आप लोग तो हेल्प करते नहीं हो, कुछ बोलोगे नहीं, चुपचाप रहोगे। x कितना है 5 और t कितना दिया हुआ है 6 स्क्वायर। बच्चे को कितना परेशान करोगे। 40 इंटू 6 240, कितना हो जाएगा 90। दिस मच मीटर इक्वल टू 330। Am I clear? कोई क्वेश्चन में गलती नहीं की है ना। लगता तो है कि अपने हिसाब से तो हम नहीं किए हैं, बट एक चांस तो हमेशा बनता है। नहीं कोई डाउट नहीं, पक्का। सो हमने प्रोजेक्टर का सारा बेसिक क्लियर कर आपको करवा दिया। अगली क्लास में कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, देन विल गो रिलेटिव वेलोसिटी इन 2 डायमेंशन। वो होगा लास्ट टॉपिक, उसमें कुछ मिसलेनियस करा के आगे निकल जाएंगे। काइनेटिक्स का लास्ट टॉपिक होगा रिलेटिव वेलोसिटी इन 2 डायमेंशन, और वो इंपॉर्टेंट है, अच्छा है। लोग थोड़ा परेशान भी होते हैं, बट अगर आप समझ गए हो अभी तक सब कुछ, 1D अगर आप समझ गए ना, तो 2D में कुछ नया नहीं आने वाला है भाई। 2D में कुछ नया आने वाला है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमने जो 1D में किया है उसी को तो अलग अलग 2 पार्ट में लिख रहे हैं। सेम थिंग रिलेटिव वेलोसिटी इन 2D x में करेंगे, y में करेंगे, ठीक है। सो आपको अगले क्लास से पहले क्या रिवाइज करना है? रिलेटिव वेलोसिटी इन 1D, तभी तो 2D कर पाएंगे, ठीक है। अगले क्लास में सब खा के मत आना, उसको यूज करके क्वेश्चन करेंगे, कुछ अच्छा क्वेश्चन करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और लास्ट में आएगा जब रिलेटिव वेलोसिटी इन 2D में प्रोजेक्टाइल को मिक्सअप करेंगे, ठीक है। ओके, देन बाय बाय।